नमस्ते, आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर नरेश बाना नमस्कार, मैं दीपिका उपाध्याय। और आज हम आपके सामने हैं अपने स्मार्ट विलेज के तीसरे एपिसोड के साथ। आपको याद दिलाएं, हमने पहले एपिसोड में बात की थी कि एक स्मार्ट विलेज क्यों जरूरी है, क्योंकि वो ही सस्टेनेबल है और कैसे उसको बनाया जा सकता है। और बनाने के क्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है वो है रूरल इंक्यूबेशन सेंटर। और रूरल इंक्यूबेशन सेंटर क्या है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। दीपिका जी का बहुत एक्सपीरियंस है ग्रामीण क्षेत्रों में और आज वो हमारे साथ इस वार्ता में शामिल होंगे और मॉडरेट करेंगे। दीपिका जी। सभी को नमस्कार। भारतीय गांव में इंक्यूबेटर की परिवर्तनीय भूमिका पर चर्चा करने के लिए मेरा यहाँ होना एक सम्मान की बात है। यह पहल केवल उद्यमिता को बढ़ावा देने के बारे में नहीं है, बल्कि ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने, उनकी अपार संभावनाओं को पहचानने और उन्हें स्थायी विकास और आवश्यक संसाधन व उपकरण प्रदान करने के बारे में भी है। आज हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये इनक्यूबेटर पारंपरिक आजीविका और आधुनिक नवाचार के बीच एक पुल का काम कर रहे हैं। यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी सपना, चाहे वो कहीं से भी जन्म ले, अधूरा ना रह जाए। आइए डॉक्टर बाना से सुनते हैं हम इस दिशा में कैसे काम कर सकते हैं और इन बदलावों के बीज को पोषित करने के लिए हम साथ मिलकर क्या प्रयास कर सकते हैं। तो डॉक्टर बाना, आपका क्या मानना है कि हम इस यात्रा में किन चुनौतियों का सामना कर कर सकते हैं और करेंगे? धन्यवाद। देखिए, सवाल आपका बहुत महत्वपूर्ण है और मैं अपने सुनने वालों को ये बताऊं कि मैं जो भी अभी बात कर रहा हूं उसमें ज़्यादातर मेरे अपने एक्सपीरियंस के ऊपर आधारित हैं। और मेरा ये मानना है कि ग्रामीण इंक्यूबेशन सेंटर ही एक ऐसी संरचना है जो आज के दौर में ग्रामीण युवक युवतियों को उद्यमी और व्यवसायी बनाने में कारगर साबित होगा। और आज मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश में इंक्यूबेशन सेंटर्स जो आईआईटीज, आईआईएम, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस या और जगह बने हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और हमारे देश में हजारों हजार स्टार्टअप शुरू हो गए हैं। अब यही क्रांति ग्रामीण क्षेत्रों में जब आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों के जो उद्यमी पैदा होंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों की जो आर्थिक व्यवस्था है वो बहुत बढ़ जाएगी। अब मैं आपको ये बताऊं कि इंक्यूबेशन सेंटर होता क्या है। इंक्यूबेशन सेंटर एक ऐसी जगह है, एक ऐसी संरचना है जो युवक और ऐसे लोग जो अपना काम शुरू करना चाहते हैं उनको सबसे पहले मार्गदर्शन देते हैं, उनको सलाह देते हैं, उसके बाद उनकी कनेक्टिविटी, उनका नेटवर्क बढ़ाते हैं, अपने जैसे लोगों से, सरकारी दफ्तरों से उनको कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद उनको उनका बिजनेस प्लान लिखने में मदद करते हैं, उनको उस बिजनेस के लिए अर्थ यानी कि पैसे की जो जरूरत है उसकी मदद कैसे हो सकती है, बैंक से कैसे लोन लिया जा सकता है और उसमें आने वाली अड़चनों को कैसे दूर किया जा सकता है, सरकारी अधिकारियों से कैसे बात करनी है, कैसे अपना काम वहां कराना है। और उसके अलावा जो सरकार की जो शर्तें हैं, जो कानून के रिक्वायरमेंट हैं, जो जीएसटी की फाइलिंग है या इनकम टैक्स की फाइलिंग है वो कैसे होनी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट से कैसे बात करनी है, वकील से कैसे बात करनी है, बैंक मैनेजर से कैसे बात करनी है, और जहां उन्होंने अपना सामान बेचना है उनको कैसे नेगोशिएट करना है,
और उसके अलावा अगर कोई परेशानी हो जाए तो परेशानी में कैसे घबराना नहीं है और अपने काम को आगे बढ़ाते बढ़ाते कैसे चले जाना है, ये सब चीज़ें इंक्यूबेशन सेंटर में होती हैं। आज हम इंक्यूबेशन सेंटर्स को ग्रामीण क्षेत्रों में, ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार ये कह रहा हूँ, हमारे देश में मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की तरफ से भी रूरल बिजनेस हब हैं या विलेज इंक्यूबेशन सेंटर नाम से चीज़ हैं। इसके अलावा भी दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी तरफ से कुछ ऐसा इनिशिएटिव पहल हुई है, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ती है। दिखाई पड़ने के अलावा वो कारगर सिद्ध नहीं हुई है। तो हमें जरूरत इस बात की है कि सरकार इसमें सबसे ज्यादा प्राथमिकता देकर, सबसे ज्यादा इसलिए कह रहा हूं कि सरकार के अलावा इन इंक्यूबेशन सेंटर्स को कोई और संस्था नहीं सपोर्ट कर सकती है। इसके लिए इतना बड़ा एफर्ट चाहिए। डॉक्टर बाना, आपने अभी सारी संभावनाएं हमें बताई कि इनक्यूबेटर सिस्टम को ग्रामीण क्षेत्रों में कौन-कौन सी संभावनाएं उभर सकती हैं, ये आपने बड़ा अच्छा हमें समझाया, बताया, जिससे कि हम रोजगार सृजन, ग्रामीण उद्यमिता का विकास, युवाओं का हुनर निखारना, कृषि और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना है। हाँ जी। इन संभावनाओं की बात एक अलग रखें, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि हमारी जो ग्रामीण जनता है वो किन-किन कमजोरियों का उनको सामना करना पड़ सकता है। जो भी सिस्टम लागू करते समय, चाहे हमारी सरकार ग्रामीण विकास अधिकारी के साथ, ग्राम प्रधानों के साथ एकजुट होकर किसी भी एक सिस्टम को अगर डाले, तो उसमें किन परेशानियों को हमें जाना पड़ता है, ये दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा आपने पूछा है। मैं बताऊं कि आज ग्रामीण परिवेश में, आप चाहे उत्तर में हो या दक्षिण में, पूर्व में हो या पश्चिम में, मैं भारत के हर एक हिस्से में जा चुका हूं और ग्रामीण तकरीबन एक जैसे। सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने जो है वो है ये कॉन्फिडेंस, ये भरोसा अपने ऊपर पा पाना कि वो अपनी तरफ से, अपने आप से बहुत कुछ कर सकते हैं। उनका ये भरोसा अपने ऊपर होना कि वाकई में सरकारी सिस्टम मददगार है। उनका ये भरोसा हो पाना कि बैंक से लोन लेके वो भी कुछ बड़ा काम कर सकते हैं। युवा को ये कॉन्फिडेंस ही नहीं हो पाता है कि वो भी कुछ कर सकते हैं। तो जो मेंटर, जो मार्गदर्शक इसमें होंगे, वो उसमें इस चीज को एड्रेस करेंगे। इसके अलावा जो उन्हें सबसे बड़ी परेशानी आज फेस करनी पड़ती है कि भरोसा आ गया, उसके बाद काबिलियत, जो कैपेसिटी उनकी है वो बड़ी कम है। उनको जानकारी नहीं है कि कैसे विभिन्न कार्य को किया जाता है, चाहे वो अपना बिजनेस प्लान लिखना हो, चाहे वो बैंक जाना हो, जैसा मैंने अभी बताया, बाकी लोगों से बात करनी हो। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट या तहसील लेवल के अधिकारी हैं, उनकी प्राथमिकताएं बिल्कुल अलग होती हैं। ये मेरा अपना अनुभव है। उनकी प्राथमिकताओं में ग्रामीण का विकास सिर्फ बोर्ड लगाने तक शामिल है। एक्चुअल ग्रामीण का विकास बहुत कम होते देखा है, और वो भी तब जब हम उसको उद्यमी या व्यवसायी बनाने की बात कर रहे हैं। कदम कदम पर उनको रुकना पड़ता है, करप्शन देखना पड़ता है, काम नहीं होता है, लोग अवेलेबल नहीं होते हैं, बात नहीं करते हैं, उनके पास धैर्य नहीं है ग्रामीण युवा की बात सुनने का। और ये सब चैलेंज होने के बावजूद अगर वो आगे बढ़ पाए तो उसके बाद उनको उन चीजों में सरकारी तंत्र, जो सरकार की तरफ से जरूरतें हैं कि भाई इनकम टैक्स की फाइलिंग करो, आप जो है जीएसटी की फाइलिंग करो, उसके बाद कॉर्पोरेट अफेयर्स की फाइलिंग करो, ये सब करने में पैसे लगते हैं। और अगर वो इस तरीके से संरचनाबद्ध तरीके से बिजनेस नहीं करेगा तो उसे फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगी बैंक से। तो ये सारी चीजें अपने आप में एक बड़ा जाल है, और इसमें सरकारी इंक्यूबेटर ये मदद कर सकते हैं कि शुरुआती तौर में जब उनको जानकारी की जरूरत है, जब उनको
सरकारी सुविधाओं और सरकारी ग्रांट्स लेने की जरूरत है, जब उनको अपनी फाइलिंग की जरूरत है, टैक्सेशन कैसे देना है वो उसकी जरूरत है, वो सब चीजें कहीं ना कहीं सुविधा प्रदान की जाए। चाहे वो उनकी सीए के खर्चे की सुविधा हो, चाहे वो उनकी दूसरे जो ऐसी चीजें हैं जहां जो बिजनेस से अलग हैं लेकिन जरूरी चीजें हैं, उनकी सपोर्ट अगर उसको इंक्यूबेशन सेंटर से मिले तो बहुत फायदा पहुंचेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसा कि डॉक्टर बाना ने हमें बताया कि जो भी कमजोरियां हैं, जो कि हैं सीमित संसाधन, जागरूकता की कमी, पारंपरिक सोच और उससे भी बड़ी वित्तीय बाधाएं। चुनौतियों का डॉक्टर बाना ने बताया इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण का अभाव, बाजार से जुड़ी हुई कठिनाइयां, नीति और समर्थन में बाधाएं। इन सब के होते हुए भी मैं फिर भी ये जानना चाहूंगी कि आवश्यक घटक या कंपोनेंट्स और उसे लागू करने का सही तरीका क्या है? देखिए, आज की परिस्थितियों में जी। जो तरीका नजर आता है वो दोनों तरफ से करना होगा। टॉप डाउन अप्रोच में सरकारी जो तंत्र है, चाहे वो मंत्री लेवल हो, चाहे वो राज्य लेवल हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो या सब डिस्ट्रिक्ट लेवल, वहां से पॉलिसी सपोर्ट कि भाई हमने ग्रामीण युवाओं को प्राथमिकता देनी है। जी। स्कूल में उनको हमने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज में ले जाके उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे काम होता है, तो उनको वहां पे जाने की आदत पड़ेगी कि भाई हमें यहाँ से ये काम हो सकता है, वहां से वो काम हो सकता है, ऐसे बैंक में जाते हैं, ऐसे वो जाते हैं। तो ये सारी चीजें आज पॉसिबल हैं। जरूरत है कमिटमेंट की, कि कमिटेड लोग जो इसको सुधार कर सकते हो, जो इसमें अपना पूरा समय लगा के उन युवाओं को प्रोत्साहन दे के सपोर्ट करके उन्हें फलते फूलते देखना चाहते हो, ऐसे लोग, ऐसे कर्मठ मार्गदर्शक, उनकी जरूरत है। और वो लोग अगर हमारे पास सरकार की पॉलिसी सपोर्ट के अंदर अगर आएंगे, अगर चिन्हित करके उन्हें लगाया जाएगा, तो मैं समझता हूं कोई भी रुकावट फिर सामने नहीं आएगी और हम युवाओं को इसी जीवन में फलते फूलते आगे बढ़ते देखेंगे। बिल्कुल सही। जैसा कि डॉक्टर बाना ने बताया कि जो भी कंपोनेंट्स या आवश्यक घटक और लागू करने सिस्टम को लागू करने के तरीके के लिए इनका जो संभावित उत्तर था वो बहुत ही सटीक है, जिसमें कौशल विकास केंद्र, वित्तीय सहायता और क्रेडिट योजनाएं, तकनीकी सहायता, बाजार तक जाना और इसे लागू करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की साझेदारी, ये काफी हद तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। डॉक्टर बाना, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि वो संभावित क्षेत्र कौन से हैं जिसमें हम ये अपना इंक्यूबेटर सिस्टम को सफलतापूर्वक लागू कर सकते हैं? देखिए, उससे पहले मैं आपने एक बहुत अच्छी चीज मेंशन की, सार्वजनिक और निजी साझेदारी, जी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जी। वो भी मेरा एक बड़ा सब्जेक्ट है। जी। और मैं समझता हूं कि ग्रामीण इंक्यूबेशन सेंटर्स के लिए ये एक बहुत कारगर तरीका सिद्ध हो सकता है, सार्वजनिक निजी साझेदारी का। अब आते हैं जो सवाल आपने किया, कौन कौन से सेक्टर हो सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ा सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर है, और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए बाकी सारी चीजें हैं, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग हो, चाहे वो अदर एग्री बेस्ड इंडस्ट्री हो, जैसे कि पोल्ट्री है, जैसे दूसरे एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री हैं, या आपका वेयर हाउसिंग है, या आपका आईटी या आईटी इनेबल्ड सर्विसेज हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, रिन्यूएबल एनर्जी के बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स हैं। तो वो सारी चीजें हम ग्रामीण स्तर पे उन्हीं लोगों के द्वारा जिनके लिए है, क्योंकि ना केवल इससे सस्टेनेबिलिटी आएगी, बल्कि आप जो गांवों से शहरों की तरफ पलायन हो रहा है वो रुकेगा। जी। और वाकई में हम जो हमारे प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम के टाइम का
प्रोविजनिंग ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, पूरा प्रोग्राम को उसको सामने आते देख सकेंगे। सो जैसा कि डॉक्टर बाना ने बोला कि संभावित जवाब जो इनके थे, कृषि और कृषि आधारित आधारित उद्योग, हथकरघा हस्तशिल्प, डेयरी, पशुपालन, स्वास्थ्य और शिक्षा, ग्रामीण पर्यटन। डॉक्टर बाना, सफल मॉडल, यदि कोई सफल मॉडल है तो वो क्या हो सकता है? और अगर सुचारू रूप से चालू, कुछ सफल मॉडल जरूर होंगे जो हमारे इन ग्रामीण विकास में काफी सहयोग प्रदान किया होगा। देखिए, सफल मॉडल की जब हम बात करें तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो कितने इस अपने आप हैं या कितने जो एक तरह से सबकी सपोर्ट से बने हों, उनमें फर्क करना बड़ा मुश्किल है। जी। आज बहुत सारे सफल हैं। मैं कहता हूँ, अभी मैंने एक फूड प्रोसेसिंग कंपनी को देखा, मैं नाम को छोड़ देता हूँ। उन्होंने क्या किया है कि जो गुड़ होता है, जी। गुड़ को अच्छी तरीके से, बहुत ही स्वस्थ और हाइजीनिक तरीके से तैयार कराया। उसकी वेरियस वैरायटीज, अलग अलग वैरायटीज बनवाई और उसको पैकेजिंग करके जी। वो विभिन्न ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से बेच रहे हैं। ये मैं उनको फर्स्ट हैंड जानता हूँ और मैंने खुद वो फैक्ट्री, ये सारी चीज देखी हैं और मैंने देखा है उनको जीरो से हीरो लेवल पे जाते हुए। और ये सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था के कारण, उनके ग्रामीण कनेक्ट और उनके एक डेडिकेशन और कमिटमेंट के कारण सब कुछ हो सका है। और मैं ये भी देखता हूं कि ये सिर्फ उनके अपने प्रयास से हुआ है, अकेले, और बहुत कम उसमें मैं पाऊंगा कि कोई सरकारी स्कीम या सुविधा का उन्होंने लाभ लिया हो। अब यही चीज जो वो 10 साल में प्राप्त कर पाए हैं, अगर उनको शुरुआत से ही कुछ ना कुछ सपोर्ट मिली होती तो शायद समय से पहले हो जाता। और ये वो लोग हैं जो खूब पढ़े लिखे थे और काफी अच्छा उनका बैकग्राउंड था, तो तब वो ये सब कर पाए। अब सोचिए उन युवाओं की जो कभी शहर में ना रहे हों या बड़ी जगहों पे ना रहे हों और जिनको बैंक और जैसे मैंने बताया बहुत सी जगह आना जाना ना आता हो, काम करवाना ना आता हो, तो उनकी क्या हालत होगी। हम उनकी बात कर रहे हैं। तो उनको सफल बनाने के लिए हमें वो सारे जो पिटफॉल्स हैं, वो सारी जो परेशानियां हैं जो हमने मेंशन की हैं, मार्केट से लगा के डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स और सीए से लगा के जो वर्कर्स हैं वहां तक की सारी परेशानियां, उनको उसके लिए तैयार करना है, स्कूल लेवल से तैयार करना चाहिए। जी। हाँ। हम इस कार्यक्रम का समापन करना चाहेंगे और आगे और भी इसी से जुड़ी चर्चाओं को हम आप तक लाएंगे। नमस्ते। नमस्कार।